Hello everyone, this is RK Karol. Welcome to Samra Educate the Learners Hub. This is Indian Geography class for all Indian level and state level competition exams to improve your skills and make your preparation perfect. So please watching us and stay connected with us. So let's begin the class. तो मित्रों, आज का हमारा टॉपिक भारतीय भूगोल में भारत का भौतिक स्वरूप है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। भारत का भौतिक स्वरूप, जैसे कि आप देख रहे हो कि भारत का भौतिक स्वरूप में मैंने यहाँ पे संरचना की दृष्टि से और भौतिक दृष्टि से दो अलग अलग पार्ट में बांटा है इनको। संरचना की दृष्टि से हिमालय यानी उत्तरी पर्वतमाला, फिर विशाल मैदान, फिर गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान आ जाते हैं, विशाल मैदान गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान, फिर प्रायद्वीपीय पठार, फिर मरुस्थलीय पठार प्रदेश, और फिर समुद्री तटीय मैदान और द्वीप समूह आ जाते हैं। और भौतिक दृष्टि से जो क्या होता है, ये जो छोटे छोटे जो भाग है इनको इनके साथ में ही इंक्लूड कर दिया जाता है, इसलिए चार भाग ही रह जाते हैं। जैसे हिमालय तटीय मैदान और द्वीप समूह को साथ में कर दिया है, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान को साथ में कर दिया, और इसी के साथ में जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसको भी जोड़ दिया है, और फिर आता है आपका प्रायद्वीपीय पठार। तो इस तरीके से भौतिक प्रदेश के आधार पर या भौतिक स्वरूप के आधार पर भारत का जो वर्गीकरण है वो संरचना की दृष्टि से 6 प्रकार में किया गया है और भौतिक दृष्टि से 4 प्रकार में किया गया है। वीडियो या क्लास को शुरू करने से पहले सभी से निवेदन है कि वो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया है, तथा वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो आप देख सकें। तो अब आगे हम देखते हैं कि भारत के विषय में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में पहला आ रहा है गोंडवाना लैंड। आप लोगों ने इस बारे में बहुत सुना होगा कि गोंडवाना लैंड क्या है। तो गोंडवाना लैंड जो है ये क्या है, प्राचीन विशाल महाद्वीप पेंजिया का दक्षिणतम भाग है। प्राचीन विशाल महाद्वीप जो है पेंजिया, उसका क्या है, दक्षिणतम भाग है, और जिसका उत्तरी भाग कौन सा, अंगारा लैंड या अंगारा भूमि होती है। पहले क्या था कि अलग अलग महाद्वीपों में विभाजित नहीं होकर पृथ्वी एक ही महाद्वीप में विभाजित थी जिसका नाम था पेंजिया महाद्वीप, और उसका दक्षिणतम भाग जो था वो तो था आपका गोंडवाना लैंड, और जो उत्तरी भाग था वो था अंगारा भूमि या अंगारा लैंड। ठीक है। और अभी जो भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग है वो प्रायद्वीपीय भूभाग है, जो कि गोंडवाना लैंड का ही भाग है या हिस्सा है। गोंडवाना भूभाग जो है उसके अंदर क्या क्या कौन कौन से देश आते थे, तो उसमें आता था भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका और अंटार्कटिका जो क्षेत्र थे वो आपके गोंडवाना भूमि के हिस्से थे या उसके साथ में अटैच थे। फिर अपन आगे देखते हैं तो ये अलग अलग कैसे हुए। तो ये अलग अलग होने का कारण क्या है, आपको याद रखना, मेन संवहनीय धाराएं। संवहनीय धाराओं के कारण जो है ये क्या हो गए, ये भू परपट्टी जो थी उसके अनेक टुकड़े में विभाजित हो गए, अनेक टुकड़े हो गए थे। और जब ये अलग हुए तो अलग होने के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेट थी जो कि गोंडवाना भूमि से अलग हुई थी, वो अलग होकर कौन सी दिशा में जाने लगी, उत्तर दिशा में, यानी कि नॉर्थ दिशा में आपके जाने लगी और प्रवाहित होने लगी, यानी कि उस तरफ से खिसकने लगी, उत्तर दिशा में खिसकने लगी। फिर तो देखो अभी मैंने जैसे ऊपर बताया था कि थोड़ा पहले अपन देख लेते, जो अपन पढ़ रहे थे उसको पूरा पढ़ लेते हैं, फिर अपन बात करते हैं। तो ये क्या आ रहा है कि प्रवाह के परिणाम स्वरूप, यानी कि ये जो प्रवाह हुआ था, यानी ये जो जिस तरीके से उत्तरी दिशा में खिसक रही थी, परिणाम स्वरूप ये अपने से अधिक विशाल प्लेट से टकराई, अपने से अधिक विशाल प्लेट जो थी उससे टकराई। और ये प्लेट कौन सी थी, ये यूरेशियन प्लेट थी, यानी यूरेशियन प्लेट से ये टकराई। और इस टकराव के कारण क्या हुआ, इन टकराव के कारण जो इनके बीच में तटस्थ भूसनति या भू अभिनति जो स्थिति थी, वो औषधि चट्टान जो थी उसमें वलित होकर क्या हो गया, हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। यानी कि ये जो प्लेटें टकराई कौन कौन सी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जो टकराई आपस में, इससे क्या हो गया, जो तटस्थ भू अभिनति थी उसके वलित होकर हिमालय पर्वत तथा हिमालय या पश्चिम एशिया की पर्वत श्रृंखला जो है उसके अंदर विकसित हो गया, यानी कि इस तरीके से एक नए भूभाग का निर्माण हो गया था। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड प्राचीनतम महाद्वीप जिसका नाम है पेंजिया, उसके 2 हिस्से थे। अंगारा लैंड जो था वो उत्तरी हिस्सा था और दक्षिणतम हिस्सा था अंगारा लैंड, और अंगारा लैंड से ही जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग हुई थी और वो अलग होकर यूरेशियन प्लेट से टकराई और जिससे कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ था। फिर अपन देखते जैसे मैंने बताया अभी आपको कि किस प्रकार इनके 2 हिस्से भारत का जो भौतिक स्वरूप वो बनता है। तो इस आप मानचित्र में देख पा रहे हो कि यहाँ पे देखिए आप, एक आपका आ रहा है उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, यानी कि उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है वो आ रहा है, यानी कि ये जो आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल और ये जो हिस्सा आ रहा है, यहाँ बीच में आपका
नेपाल आ रहा है उसको भारत में इंक्लूड नहीं करना है। और इस इधर वाला जो हिस्सा आ रहा है आपको पूर्वोत्तर राज्यों का हिस्सा, ये सब क्या है, ये आपका उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र आता है। फिर ये रेड कलर के अंदर जो दे रखा है उत्तर का विशाल मैदान, इसमें देखिए आप ये भौतिक दृष्टि से है तो इसमें आपका जो रेगिस्तान वाला हिस्सा है, कुछ हिस्सा है जो है वो इसके अंदर आपका ऐड कर दिया गया है। फिर ब्लू कलर में आप देख रहे हो, ब्लू कलर में प्रायद्वीपीय पठार जो है ये हिस्सा दे रखा पठारी भाग। और फिर आप ग्रीन कलर में यानी कि देख रहे हो ये जो हिस्सा है ये आपका पूरा कौन सा इधर तटीय भाग मैदान या तटीय मैदान का हिस्सा है। और इसी के साथ में आपके द्वीप समूह को भी इंक्लूड कर रखा है। ठीक, फिर संरचना की दृष्टि से अपन देखें मैप के द्वारा, तो संरचना की दृष्टि से आप देख पा रहे हो इस तरीके से। संरचना की दृष्टि से क्या हो जाता है कि आपके पास यहाँ पे अलग अलग यानी कि जो दो मेन विषय थे उनको भी अलग कर दिया गया है। तो ये वाला हिस्सा जो आ रहा है, ये वाला हिस्सा आपका कौन सा आ रहा है, उत्तर पर्वत, हिमालय का पर्वत है जो उत्तर में कश्मीर से लेकर पूर्व में कहाँ तक जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश तक जा रहा है। इसके अलावा जो है उसके बाद आपका सेकंड नंबर यानी 2 नंबर जो लिखा हुआ, ये 2 नंबर वाला हिस्सा ये कौन सा है आपका, ये आपका उत्तर का विशाल मैदान वाला हिस्सा है। फिर आप देखोगे कि इधर 3 नंबर वाला हिस्सा जो पश्चिम मरुस्थल या राजस्थान के जो क्षेत्र आता है वो आ जाएगा। फिर आप देखोगे यहाँ पे कि 4 नंबर पे ये जो हिस्सा आ रहा है ये थोड़ा आपका जो अलग येलो कलर में आ रहा है, ये आपका प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। इसके अलावा फिर आपके अपन नीचे देखते हैं तो यहाँ आ जाएगा आपका तटीय मैदान। तटीय मैदान यानी जो आपकी ग्रीन कलर में दिख रहा है ये वाला हिस्सा, ये तटीय मैदान वाला हिस्सा है। ये ग्रीन कलर में जो दिख रहा है ये तटीय मैदान वाला हिस्सा आ जाएगा आपका। और उसके बाद में आपका आ जाएगा 6 नंबर के ऊपर ये जो द्वीप समूह है आ रहे हैं, ये एक द्वीप समूह यहाँ पे है और एक द्वीप समूह यहाँ पे है। और जितने भी द्वीप है वो सारे द्वीप समूह जो है इस हिस्से में आ जाएंगे 6 नंबर वाले हिस्से में। तो इस प्रकार आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमने इसको 6 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, फिर अपन आगे देखते हैं कि जो अपन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले देखो आज के वीडियो में अपन या इस क्लास में अपन सबसे छोटा टॉपिक पहले लेते हैं। इसके अंदर जो भारतीय के भौतिक स्वरूप के अंदर सबसे पहले अपन थार मरुस्थल या रेगिस्तान को लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए थार का मरुस्थल या रेगिस्तान या पश्चिमी मरुस्थल जिसे कहते हैं, वो सबसे पहले इसका पॉइंट आ रहा है निर्माण। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, निर्माण कैसे होता है। तो इसका निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण हुआ था नियोजिक इरा के प्लिस्टोजीन काल में। यानी इरा कौन सा है, समय कौन सा, युग कौन सा है, तो वो आपका नियोजिक इरा है या युग है। और उसके कौन सा काल है उसका, तो प्लिस्टोजीन काल में हुआ था। फिर इसका विस्तार आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि विस्तार कैसे है। तो विस्तार देखिए ये जो है सारा मरुस्थल यानी कि जो अफ्रीका का जो मरुस्थल है सारा मरुस्थल उसका ही एक भाग है, उसका विस्तार हो गया था। और इस सारा मरुस्थल को जो है एक और अन्य नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं ग्रेट पैलियो आर्टिक मरुस्थल। यानी कि सारा मरुस्थल का अन्य नाम से किस जाना जाता है जिसका नाम क्या है, ग्रेट पैलियो आर्टिक मरुस्थल या मरु कहा जाता है। अब ये सारा मरुस्थल जब आगे बढ़ा तो ये अरब देशों में गया। कहाँ गया, अरब देशों में इसका विस्तार हुआ। और अरब देशों में इसको कबीर का मरुस्थल कहते हैं। कौन सा मरुस्थल कहते हैं, कबीर का मरुस्थल। याद रखने वाली बातें हैं कि जो अपना पश्चिमी रेगिस्तान है उसका विस्तार सारा मरुस्थल से हुआ है। सारा मरुस्थल जो आगे अरब देशों में फैला था तो अरब देशों में उसका नाम कबीर का मरुस्थल हुआ था। फिर पाकिस्तान में जिसका नाम चेलिस्तान का मरुस्थल हो जाता है, याद रखना आपको। और फिर भारत में आके ये थार मरुस्थल या पश्चिमी रेगिस्तान कहलाता है। और भारत और पाकिस्तान में संयुक्त रूप से ये एक साथ में होता है, अलग अलग नाम जरूर दे रखे हैं। तो इसका जो प्रतिशत है पाकिस्तान के अंदर वो 38% है। और भारत के अंदर जो है इस रेगिस्तान का परसेंट जो है वो कितना परसेंट है, 62% होता है। फिर अपन आगे देखें तो भारत में जो प्रतिशत है 62% जो भारत में आ रहा है उसमें से 1% जो है वो गुजरात, पंजाब और हरियाणा में है। और बाकी 61% जो है वो आपका राजस्थान में विस्तृत है। ठीक है, जब हम राजस्थान का भौतिक स्वरूप पढ़ेंगे तो इसको विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन भारत के संदर्भ में जब रेगिस्तान के बारे में पढ़ते हैं तो कुछ डिटेल ही काफ़ी होती है। क्योंकि हम जब राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेंगे। देखो अब इसका जिस प्रकार से निर्माण तो हो गया था कि निर्माण के बारे में अपन पढ़ा कि नियोजिक इरा के प्लिस्टोजीन काल में हुआ था, लेकिन निर्माण किससे हुआ या किसका भाग है, तो आपको पता है कि टेटिस सागर था। तो इसको टेटिस सागर का ही भाग माना जाता है। टेटिस सागर या टेटिस भूसन्नति का ही भाग माना जाता है। अब इसके प्रमाण क्या है, यानी इसके प्रूफ क्या है कि टेटिस भूसन्नति का भाग है। तो इसका प्रमाण है कि सबसे पहले तो रेगिस्तान के अंदर खारे पानी की झीलों का मिलना, ये सबसे बड़ा प्रमाण है इसका। फिर अपन देखते हैं दूसरा क्या आता है। पहला अपन ने देख लिया कि रेगिस्तान में क्या है, खारे पानी की झीलों का मिलना। फिर आता है अवसादी चट्टानों का मिलना, यानी कि रेगिस्तान में कौन सी चट्टानें पाई जाती है, अवसादी चट्टानें।
फिर आता है जीवाश्म खनिजों का मिलना, यानी कि रेगिस्तान के अंदर कौन से खनिज मिले पाए जाते हैं, जीवाश्म खनिज पाए जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम गैस। आप लोगों को पता है जो राजस्थान से हैं, और नहीं भी है तो आप लोगों को पता है राजस्थान के अंदर बहुत सारी कोयला और पेट्रोलियम रिफाइनरी जो है वो चल रही है, इसलिए इसका भी एक कारण है कि ये टेथिस सागर का भाग का प्रमाण बताता है। इसके अलावा जैसलमेर के एक गांव है कुलगट्टा गांव, वहाँ पे आपको मछलियों के कंकाल मिल रहे हैं। मछलियों के कंकाल तभी मिल सकते हैं जहाँ पे यहाँ पहले कोई बहुत बड़ा जलीय बाग हो। इस प्रकार से ये सारे प्रमाण ये बताते हैं कि जो रेगिस्तान है या पश्चिमी मरुस्थल जो है वो टेथिस सागर का ही भाग है। ठीक है, फिर ये मैं बता ही चुका हूँ आपको कि संपूर्ण पृथ्वी जो है पहले एक पेंजिया यानी कि एक महाद्वीप के अंदर थी जिसे पेंजिया कहते हैं। उसके दो भाग थे, एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। और अंगारा लैंड जो है वो आपका उत्तरी भाग है और गोंडवाना लैंड जो है दक्षिणतम भाग है। फिर अपन आगे देखते हैं तो रेगिस्तान के बारे में कुछ बातें और देख लेते हैं अपन। सबसे पहले क्या आ रही है रेगिस्तान के बारे में, ये रेगिस्तान में सबसे पहले आ रही है कि इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो वर्षा कितनी होती है, वो वर्षा होती है 150 mm से भी कम, यानी इससे भी कम वर्षा होती है। और इसी कारण यहाँ पे जो है नदियाँ नहीं मिल दिखती है, या कुछ ही नदियाँ दिखती है, वो भी कौन सी ऋतु में, वर्षा ऋतु में दिखती है। और उसके बाद में ये अपने आप को बालू में विलीन कर लेती है और लुप्त हो जाती है। फिर अपन देखते हैं कि यहाँ पे केवल एक ही नदी है ऐसी है जो सबसे बड़ी नदी भी कहलाई जाती है और इसमें बहुतायत पानी पाया जाता है, वो है लूणी नदी। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। फिर एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है जिससे बहुत से बार सवाल पूछे जा सकते हैं कि बरकान क्या है। बरकान क्या है, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, बरकान क्या है। तो बरकान क्या है, बरकान एक अर्धचंद्राकार बालू का टिल्ला है, यानी कि एक आधे चांद के जैसा बालू का एक टिल्ला या दोहरा है। और इसका विस्तार बहुत होता है, जो दूसरे टिल्ले होते हैं बालू के उनका विस्तार बहुत कम होता है, लेकिन अर्धचंद्राकार जो बालू का टिल्ला होता है उसका विस्तार बहुत ज़्यादा होता है, इसको बरकान कहते हैं। और ये आपको जैसलमेर साइड में जब आप रेगिस्तान के अंदर जाओगे तो बहुतायत से देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार अपने भारत के भौतिक स्वरूप के अंदर रेगिस्तान का अध्ययन किया अपन, और जो कि मुख्यतः राजस्थान में विस्तृत है। और इसके अलावा अपन ने कुछ चीज़ें भी और पढ़ी इसके बारे में, और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बारे में पढ़ा है। रेगिस्तान का निर्माण किस प्रकार हुआ, किस काल में हुआ, और ये किसका भूभाग है और इसका विस्तार कैसे हुआ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में बार बार सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला जो पॉइंट है हमारा, वो पॉइंट हमारा आता है द्वीप समूह। जी हाँ, जिस प्रकार से आप थंबनेल में देख रहे हो हमको द्वीप समूह और जो पश्चिमी रेगिस्तान है उसका अध्ययन करना है। तो द्वीप समूह के बारे में बात करते हैं तो भारत में जो बड़े और मुख्य द्वीप हैं वो द्वीप कितने हैं, वो आपके 247 यानी 247 द्वीप है। और छोटे मोटे सारे द्वीपों को मिला दिया जाए तो वो 560 हो जाती है, यानी इनकी संख्या क्या होती है, छोटे सभी द्वीपों को मिला दिया जाता है तो 560 यानी 560 हो जाती है। लेकिन अगर बड़े और मुख्य द्वीपों की बात करें तो उसमें आपके आएगा 247 द्वीप। अब भारत में जो द्वीप है उनको दो प्रकार से अपन पढ़ सकते हैं। एक जो होते हैं बंगाल की खाड़ी के द्वीप, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी में स्थित जितने भी द्वीप है उनके वो सभी आ जाते हैं। और दूसरा आता है अरब सागर के द्वीप, यानी कि जितने भी अरब सागर में द्वीप समूह स्थित हैं वो सारे द्वीप आ जाते हैं। अब बंगाल की खाड़ी में द्वीप कितने हैं, तो बंगाल की खाड़ी में अगर द्वीपों की बात करें तो 204 द्वीप उसमें बंगाल की खाड़ी में आते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बंगाल की खाड़ी में द्वीप कितने हैं, तो 204 द्वीप आते हैं। लेकिन इनमें से 38 द्वीपों पर ही क्या है, मानव का अधिवास है, यानी कि यहाँ पे कितने द्वीपों पर मानव रहते हैं, तो 38 द्वीपों पर मानव रहते हैं। ठीक है, और 38 द्वीपों पर कितने मानव रहते हैं, अधिवास करते हैं। निर्माण कैसे हुआ था, तो जिस प्रकार रेगिस्तान का निर्माण कौन से युग में हुआ है, नियोजोइक इरा के नियोजोइक इरा के प्लीस्टोसीन काल में हुआ था, उसी प्रकार इनका निर्माण हुआ है टर्सरी युग में। कौन से युग में हुआ है, टर्सरी युग में हुआ है। और ये जो है ये क्या है, ये वलित पर्वतों के शिखर है, यानी कि जो शिखर थे पहले पर्वत जो थे वो जल में डूब गए थे और उनके शिखर जो है वो बाहर की तरफ रह गए थे। उन्हीं पर्वतों के ये शिखर हैं, उन्हीं के ऊपर ये द्वीप बने हुए हैं और इनको अपन निमंजित पर्वत भी कहते हैं, यानी निमंजित पर्वतों के जो शिखर है वो यहाँ पे पाए जाते हैं और उन्हीं के ऊपर ये द्वीप स्थित है। इसके अलावा इनके निर्माण में नदियों का जो अवसाद है उसका भी योगदान है और ज्वालामुखी का भी योगदान है, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी के द्वीप है वो टर्सरी युग में बने थे और नदियों के अवसाद का भी इनमें योगदान है और ज्वालामुखी का भी मुख्य योगदान आता है इसमें। फिर अपन बात करते हैं आगे, तो आगे जो आता है कि बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप है उसमें सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो बंगाल की खाड़ी के द्वीप में सबसे बड़ा द्वीप और सबसे महत्वपूर्ण द्वीप यह है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यानी कि ये जो द्वीपों का समूह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे
बड़ा द्वीप है। फिर अपन बात करते हैं, जब अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा द्वीप मान रहे हैं तो इसी की बात करेंगे। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है वो 247 छोटे बड़े सभी द्वीपों को मिला के 247 द्वीप है, ठीक है। इसके अलावा महत्वपूर्ण द्वीप यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पढ़ते समय हम इनको 7 भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या हो जाएगा, उत्तरी अंडमान, फिर आ जाएगा आपका मध्य अंडमान, फिर लिटिल अंडमान और फिर दक्षिण अंडमान, यानी कि अंडमान को अपन 4 भागों में बांट सकते हैं। और इसी प्रकार जो निकोबार है उसको भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। उसमें नाम आ रहा है कार निकोबार, लिटिल निकोबार और सबसे अंत में आएगा आपका ग्रेट निकोबार, ठीक है। इनको अभी अपन एक हाथ से बनाए हुए मैप से समझेंगे अच्छे से, और सभी प्रकार के जिनमें चैनल आते हैं इनमें कौन कौन सी संधियाँ है, ये सारी चीज़ों को अपन आगे पढ़ेंगे। पहले हम इसके बारे में जो जनरल जानकारी वो ले लेते हैं। और निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है, तो निकोबार के अंदर 16 द्वीप है, यानी 16 द्वीपों से मिलके बना है निकोबार, ठीक है। फिर अपन यहाँ देखते हैं कि जब निकोबार और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ पे किस प्रकार के जातियों के या जनजाति के लोग रहते हैं, या कौन सी जनजाति यहाँ पर अधिकता निवास करती है, ज़्यादा निवास करती है या ज़्यादा संख्या में निवास करती है। तो आपको याद रखना है, जरबा और थरबा ये जो 2 जनजातियाँ हैं ये आपके मुख्य रूप से यहाँ निवास करती है। फसल की अपन बात कर रहे हैं तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नारियल और सुपारी की फसल बहुत ज़्यादा होती है, या यूँ कहते हैं कि ये वहाँ की जो कंडीशन है वो इसके लिए उपयुक्त होती है। फिर अपन बात करते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो सबसे ऊंची चोटी, जिस प्रकार हिमालय की हमारी सबसे ऊंची चोटी है, गुरु शिखर की ऊंची चोटी जो है वो हमारे कौन सी अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, उसी प्रकार से अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है सेडल पीक। आपको याद रखनी है, सेडल पीक सबसे ऊंची चोटी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी 730 मीटर जो है इसकी ऊंचाई आती है। उसके अलावा फिर आपके सेकंड नंबर पर माउंट थुल्लर और थर्ड नंबर पर माउंट हैरियट आता है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो भी इसी द्वीप समूह पे स्थित है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, बैरन द्वीप या बैरन आइलैंड, ठीक है। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी मैंने कह चुका हूँ। और इसकी स्थिति कहाँ पे है या कहाँ पे स्थित है, ये कहाँ पे अवस्थित है, तो ये है आपके मध्य अंडमान के पूर्व में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कहाँ स्थित है, ये मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। फिर अपन बात करते हैं दूसरे ज्वालामुखी की, तो दूसरा ज्वालामुखी जो है यहाँ पे नारकोंडम है। ये एक मर्द ज्वालामुखी है और ये उत्तरी अंडमान के पूर्व में है, यानी कि ये जो है आपका मध्य अंडमान के पूर्व में कौन सा आइलैंड, बैरन आइलैंड या बैरन द्वीप, जो कि एक जो सक्रिय ज्वालामुखी है जो, और दूसरा है नारकोंडम जो कि मर्द ज्वालामुखी है, और ये आपके उत्तरी अंडमान में के पूर्व में स्थित है। फिर अपन बात करते हैं कि जिस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग नाम दिए जाते हैं उनके मुख्य नाम के अलावा, तो अंडमान निकोबार को भी कुछ संज्ञाएं दी गई है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आता है इसका काले पानी या काला पानी। फिर आता है आपका एमरेल्ड द्वीप, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एमरेल्ड द्वीप को या एमरेल्ड द्वीप जो है वो किसकी संज्ञा है या किसको दी गई है, तो आपको अंडमान निकोबार से पूछना है, या फिर यूँ पूछ ले कि अंडमान निकोबार को संज्ञा दी गई है, तो आपको ऑप्शन में से देखना है कि एमरेल्ड द्वीप आता है तो एमरेल्ड द्वीप करना है। साथ ही इसको मरकत द्वीप भी कहते हैं। फिर अपन ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जा सकता है कि जो भारत का जो मानसून है, भारत में मानसून प्रवेश करता है सबसे पहले कहाँ प्रवेश करता है और कौन सा वाला, तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो भारत में सबसे पहले प्रवेश करता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह से प्रवेश करता है भारत में सबसे पहले, और 25 मई को ही यहाँ से प्रवेश कर लेता है। फिर अपन बात करते हैं यहाँ पे वनस्पति कैसी पाई जाती है, तो यहाँ पर 95% जो वनस्पति पाई जाती है वो वनस्पति कौन सी है, वो सदाहरित वनस्पति यानी कि एवरग्रीन जो होती है वनस्पति वो सारी यहाँ पर पाई जाती है 95%। फिर जो है आपके ये इस द्वीप पे या इस द्वीप समूह पे एक हवाई अड्डा भी है जो कि पोर्ट ब्लेयर में है। पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह या आइलैंड की जो है वो राजधानी है, यानी कि यहाँ की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, वहीं पे एक हवाई अड्डा स्थित है। साथ ही यहाँ पे एक सेलुलर जेल भी स्थित है। तो दोस्तों आप लोगों को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में जो जानकारी दी है वो समझ में आई होगी, और जो आंकड़े और जो डाटाज है वो भी आप लोगों को सही लगे होंगे। और अगर आपको इसमें किसी प्रकार की कोई डाउट है या किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और इसके बाद हम पढ़ते हैं, जैसे मैंने बताया है कि एक हाथ से बने हुए मैप से हम इसको समझेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि यहाँ पे मैंने एक हाथ से छोटे छोटे द्वीप बना के आपको बताने की कोशिश की। देखो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, कोको द्वीप आ रहा है, कोको द्वीप, और इधर आ रहा म्यांमार। तो भारत और म्यांमार के बीच में जो सीमा बनाने का काम करता है, कौन सी सीमा, समुद्री या जलीय सीमा बनाने का काम करता है वो कोको द्वीप करता है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी संधि हो रखी है, यहाँ पे संधि हो रखी है कोको जल संधि, ठीक है। और ये आता है ये उत्तरी अंडमान
और म्यांमार के साथ में बनाता है कोको जल संधि। ठीक है, आपको याद रखने की भारत को म्यांमार से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, तो कोको जल संधि है। और ये उत्तरी अंडमान और म्यांमार के बीच में क्या बनाती है, सीमा बनाती है। फिर अपन उत्तरी अंडमान को, जो कि लैंडफॉल द्वीप भी कहते हैं, यानी उत्तरी अंडमान में एक द्वीप है लैंडफॉल द्वीप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट द्वीप है, उसका नाम याद रखना। लैंडफॉल द्वीप कहाँ आएगा, तो उत्तरी अंडमान में आएगा। फिर अपन बात करते हैं कि मध्य अंडमान में मैंने बताया था अभी आपको कि मध्य अंडमान में क्या है, नारकोंडन जो है आपका ज्वालामुखी वो यहीं है मध्य अंडमान में। ठीक है, तो आपको याद रखना है। फिर आपका आता है दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। ठीक है, देखो पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार आइलैंड की जो है राजधानी है, वो जो है वो आपके दक्षिण अंडमान में आती है। साथ ही इस दक्षिण अंडमान में और लिटिल अंडमान के बीच में एक संधि और जल संधि है, उसका नाम है डंकन पासा। आपको याद रखना, डंकन पासा या डंकन जल संधि इसको कहा जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में कौन सी जल संधि है, तो डंकन जल संधि या डंकन पासा इसको कहा जाता है। फिर आगे अपन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पढ़ते हैं कि 10 डिग्री चैनल। आप लोगों ने बहुत सुना होगा इन चैनल्स के बारे में, 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं 10 डिग्री चैनल की। तो ये आपके किन किन के बीच में आता है, ये आपके लिटिल अंडमान के और कार निकोबार के बीच में आता है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में ये क्या आता है, ये आपका 10 डिग्री चैनल आता है। यानी कि 10 डिग्री चैनल के बारे में पूछ लिया जाता है कि किन किन के बीच में ये है 10 डिग्री चैनल है, तो ये आपके लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में आएगा। यानी कि पहले ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ तो आपका लिटिल अंडमान हो जाएगा और दक्षिण की तरफ आपका कार निकोबार हो जाएगा। फिर आपके नीचे वापस लिटिल अंडमान आ जाएगा, यानी लिटिल निकोबार आ जाएगा, जो कि निकोबार का एक आइलैंड है। इसके बाद में आपका अंतिम जो है आ जाएगा ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में ही आपका जो है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। मैंने जब आपको इससे पहले की वीडियो बताई थी उसमें बताया था कि भारत का दक्षिणतम बिंदु जो कि कितने डिग्री पे है, 6 डिग्री और 45 मिनट के ऊपर स्थित है। वो कहाँ आता है आपका, तो वो आता है आपका ग्रेट निकोबार में, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे अंतिम द्वीप जो है ग्रेट निकोबार के दक्षिण भाग में आता है, जिसको कि इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं, ला हिंचाना पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे जो है भारत के जो द्वीप समूह है वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर इधर आपके ग्रेट निकोबार के दक्षिण पूर्व में एक दूसरी कंट्री आ जाती है जिसका नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कंट्री जो है वो भारत के साथ में या भारत से किस प्रकार अलग होती है, तो इन दोनों के बीच में, यानी ग्रेट निकोबार जो कि भारत का आइलैंड है उसके बीच में और इंडोनेशिया के बीच में जो है एक जल संधि एक और हो रखी है। इसका नाम है ग्रैंड पासा या ग्रांड जल संधि या ग्रैंड पासा के द्वारा जो है इंडोनेशिया भारत से अलग होता है। इससे पहले की वीडियो मैंने बताया आपको कि इंडोनेशिया जो है भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है या जलीय पड़ोसी देश है। पहला पड़ोसी जो है वो श्रीलंका है, जलीय समुद्री देश जो कि सबसे नज़दीक है। दूसरे नंबर पर आपका कौन आता है, इंडोनेशिया आता है। फिर अपन बात करते हैं कि लक्षद्वीप समूह के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लेते थे। सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट्स और न्यूज़ जो आप वीडियो है अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप इनको देख के लाभान्वित हो सकें। आगे हम बात करेंगे लक्षद्वीप समूह की। तो लक्षद्वीप समूह से स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम है। आगे हम बात करते हैं लक्षद्वीप समूह की। तो लक्षद्वीप समूह जो है यहाँ पे कितने आइलैंड हैं, यहाँ सबसे पहले तो ये अरब सागर में स्थित है। कौन से सागर में है, यानी कौन सी दिशा में है या कौन सी जगह पे है, तो अरब सागर में स्थित है। और यहाँ पे 48 आइलैंड है, यानी कि कितने छोटे मोटे सभी आइलैंड मिला के 48 आइलैंड है। और इनका निर्माण जो है ये प्रवाल यानी मूंगे चट्टानों यानी प्रवाल चट्टानों या प्रवाल की जो चट्टानें होती है उनसे या मूंगा जिसे बोलते हैं उसके बने हुए होते हैं। ठीक है, और इसके साथ में इनका जो आकार यानी जितने भी द्वीप है इनका आकार घोड़े के नाल के आकार के है। यानी कि इनका जो आकार है वो किस प्रकार के, जो घोड़े की नाल होती है जिसे हॉर्स शू बोलते हैं उनकी जैसे होती है, इसीलिए इनको संज्ञा दी गई है एटोल। एटोल का मतलब होता है वलयाकार, यानी कि वलय के आकार के हैं, एटोल संज्ञा दी गई है। इन 48 द्वीप जो है यहाँ पे उनमें से 10 द्वीपों पे ही यहाँ पे क्या है आपके मानव अधिवास, यानी 10 द्वीपों पे यहाँ पे मानव रहते हैं। फिर अपन बात करते हैं राजधानी की। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो लक्षद्वीप है उसकी राजधानी क्या है, कवरत्ती राजधानी है इसकी।
और यहाँ पे एक हवाई अड्डा है, वो मुमुक हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो लक्षद्वीप में हवाई अड्डा है वो मुमुक हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। और ये है आगाती द्वीप पर। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि आगाती द्वीप पे है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो एयरपोर्ट था वो आपके पोर्ट ब्लेयर में उसकी राजधानी में ही था, लेकिन यहाँ का जो है उसकी राजधानी में नहीं होके वो आगाती द्वीप में बना हुआ है, कवारत्ती में नहीं बना हुआ है। फिर अपन बात करते हैं आगे लक्षद्वीप के बारे में। और तो यहाँ पे एक शब्द आ रहा है एंड्रोड। एंड्रोड्स जो शब्द है ये क्या है, ये जो लक्षद्वीप समूह है उसका सबसे बड़ा द्वीप है, यानी कि सबसे बड़ा आइलैंड जो है लक्षद्वीप समूह का वो कौन सा है, एंड्रोड द्वीप समूह है। सेकंड नंबर पे आपका मिनिकॉय आता है, ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन सा है, मिनिकॉय है। और सबसे बड़ा जो द्वीप है वो एंड्रोड द्वीप है यहाँ का, ये आपको याद रखना है। अब मिनिकॉय द्वीप समूह की एक विशेषता है, विशेषता ये है कि यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो महल भाषा है, ठीक है। और ये महल भाषा जो है ये हमारे जो पड़ोसी देश है मालदीव उसकी भाषा है। और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में बहुत कम दूरी होने के कारण यहाँ पे एकमात्र द्वीप है जहाँ पे महल भाषा बोली जाती है। बाकी सभी द्वीपों पे जो जो लक्षद्वीप समूह के जितने भी द्वीप है मिनिकॉय को छोड़कर उनमें सभी पे मलयालम भाषा बोली जाती है। लेकिन जो आपका मिनिकॉय द्वीप है वो मालदीव के पास होने के कारण यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जा रही है, यहाँ पे महल भाषा बोली जाती है। फिर एक शब्द आता है टुन्ना, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, इनसे आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टुन्ना क्या होता है, टुन्ना यहाँ लक्षद्वीप समूह पर मछली पकड़ने जाती है, यानी यहाँ पे जो मछली पकड़ी जाती है उसके लिए ये शब्द यूज किया जाता है, टुन्ना शब्द यूज किया जाता है। फिर यहाँ पे एक और द्वीप है जो जिस पे मानव नहीं रहता, यानी कि मानव अधिवास नहीं है, मानव यहाँ पे निवास नहीं करते हैं। और यहाँ पे पक्षी अभ्यारण्य है, क्या है, पक्षी अभ्यारण्य, इसका नाम है पीटली द्वीप या पिट्टी द्वीप, दोनों नाम है आपको याद रखना है। पीटली या पिट्टी द्वीप आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या है, मानव निवास नहीं करते, लेकिन यहाँ पे एक पक्षी अभ्यारण्य है, यानी पक्षियों के लिए एक बर्ड सेंचुरी यहाँ पे बना रखी है। फिर ये बात मैं बता चुका हूँ आपको कि ये जो द्वीप है ये प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है, यानी प्रवाल की चट्टानें जो होती है, मूंगी की चट्टानें, उनसे मिलके बना हुआ है, ये उन्हीं का अवशेष है। फिर अपन आगे बात करते हैं कि पहले इनको किस नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये अलग अलग द्वीप थे। तो पहले जो है इनको लक्का द्वीप, मिनिकॉय द्वीप या अमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। और 1973 तक इनको इसी नाम से जाना जाता था। 1973 में जो है इन सभी को सम्मिलित रूप से लक्षद्वीप नाम दिया गया, यानी कि सभी को लक्षद्वीप समूह के अंतर्गत लाया गया और सभी को लक्षद्वीप नाम दिया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका स्थान जो है मैंने आपको बता दिया कि सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है और इसका क्षेत्रफल कितना है, 32.62 वर्ग किलोमीटर है, यानी किलोमीटर स्क्वायर जो है यहाँ, और सबसे छोटा जो है ये यूनियन टेरिटरी है। फिर अपन बात करते हैं जिस प्रकार से मैंने बताया था आपको कि इसको भी हम एक बार नक्शे से देख लेते हैं। तो नक्शे से देखने पे आपके यहाँ दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे ये आपका लक्षद्वीप समूह आ जाता है, यानी जितने भी जो अन्य द्वीप है वो इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और लक्षद्वीप, और यहाँ पे आपका मिनिकॉय द्वीप आ जाता है। अब लक्षद्वीप समूह और मिनिकॉय द्वीप समूह के बीच में जो चैनल है या जो संधि है वो कौन सी संधि है, वो आपकी 9 डिग्री चैनल वाली संधि है, यानी 9 डिग्री चैनल यहाँ पे आपके बनती है। इसके बाद में ये आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये दूसरा देश आ रहा है मालदीव, जो कि हमारा पड़ोसी देश है, समुद्री पड़ोसी देश है। और इसकी हम बात करें तो मिनिकॉय, यानी कि जो लक्षद्वीप समूह का एक द्वीप है मिनिकॉय, दूसरा बड़ा द्वीप, उसके बीच में और मालदीव के बीच में कौन सी संधि है, तो ये आपको होती है 8 डिग्री चैनल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में या मिनिकॉय द्वीप के बीच में कौन सी जल संधि है, तो 8 डिग्री चैनल है। और इधर आपका 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में आ जाएगा। तो इस प्रकार मित्रों आज के क्लास में हमने भारत के भौतिक स्वरूप में थार के रेगिस्तान या पश्चिमी रेगिस्तान के बारे में, तथा जो द्वीप समूह है भारत के मुख्य रूप से 2 द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के बारे में हमने अध्ययन किया है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है और आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी प्रकार की वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप इनको देख के लाभान्वित कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।